स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है। और रिकॉर्डिंग ऑन मैंने कर ली है। विंडोज हो चुका था ना हमारा, विंडोज के फाइल सिस्टम हो चुके थे। विंडोज के फाइल सिस्टम आपको क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? जर्नलिंग, लॉग्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस होती हैं उनको, वो क्लियर है? उसके उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है। अब हम लिनक्स करते हैं, एक बार रुकना भाई। जा रहे हो के? आप क्या बता बोल रहे थे? अब नहीं आ रही होगी कोई भी बैकग्राउंड में नॉइस आपको, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनका कोई बैच नहीं था, तो मैंने उनको भेज दिया घर पे। मैं जो कल करवाया था पीछे से, उसमें कुछ पूछ लूं आपसे? ठीक है। तो क्या पूछूं? फाइल सिस्टम में पूछता हूँ। जो जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट है, क्या हो गया? क्या हुआ शुभम? कुछ नहीं। मैं पूछ लूं ना, सब एग्री हो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सपना, राहुल, गौरव, मैं ये पूछ रहा हूँ जो जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट है वो FAT 32 में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? कंफर्म है? सपना, राहुल, गौरव, यस। है या नहीं है? गौरव? नहीं है। अरे भाई तो रुकना। नहीं है सर। ठीक है, इसमें जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो फाइल और फोल्डर लेवल पे परमिशंस है या इनक्रिप्शन है, वो कौन से में है या दोनों में है? सपना, आप कल थे एक ना क्लास में? रिप्रेजेंटेटिव सर, सॉरी सर, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। कल आप थे ना क्लास में? नहीं सर। कल नहीं थे? कल कौन थे? नो सर। कल एक लड़की थी, हाँ आरची थी शायद कल। ठीक है। उसमें आप में से बताओ, राहुल, गौरव, शुभम, जो स्पेशल परमिशंस का जो एक फीचर है या सर्विस है, वो दोनों में है या एक में? एक में, NTFS में। राहुल, क्या बता रहे थे आप? TFS में है सर। ठीक है, NTFS में है। ठीक है।
एक चीज और बताओ मेरे को, जो FAT32 है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, एक जो कितने साइज का एक पार्टीशन है उसको होल्ड कर पाता है? 4 KB। कितनी, कितना बताया? नहीं ध्यान पे है सर। कितना लिखा गौरव ने? राहुल, कितना, क्या गौरव ने सही बताया? यस सर, 2 टेराबाइट। ठीक है, FAT32 2 टेराबाइट तक का डेटा है जो पार्टीशन है उसको हैंडल कर पाता है। और मैक्सिमम साइज, कितने साइज की फाइल को वो हैंडल कर लेता है, होल्ड करके रख लेता है? NTFS का पूछ रहा हूँ, NTFS जो है वो कितने साइज तक की जो फाइल है उसको हैंडल कर पाता है? सिंगल फाइल की पूछ रहा हूँ। पता है किसी को? पता है? राहुल, गौरव, सपना तो कल, चलो कल थे ही नहीं, तो पता है आपको? 256 1 AB। क्या? 256 टेराबाइट। नहीं, 256 टेराबाइट नहीं। नहीं नहीं, एक्साबाइट तो बहुत ज्यादा हो गया। एक सिंगल फाइल करता है 6 टेराबाइट, आप देख सकते हो। 16 टेराबाइट, 16 और ये कर लेते हैं 4 GB तक की पर फाइल और 2 TB तक का पार्टीशन। अब एक चीज बताओ मेरे को, जो NTFS है वो NTFS कितने साइज तक का जो पार्टीशन है वो हैंडल कर लेता है? जैसे इसमें जो FAT32 है वो 2 टेराबाइट तक का जो पार्टीशन है उसको अच्छे से है मैनेज कर लेता है और हैंडल कर लेता है। वहीं अगर हम NTFS में देखें तो वो कितना करता है? 16 टेराबाइट तो फाइल का साइज हो गया ना, मैं पूछ रहा हूँ कि पार्टीशन कितने तक का कर लेता है? पता है किसी को? राहुल, गौरव, सामने ही लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। अगर आप देख के भी कोई मेरे को आंसर कर देगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब कि चल जाएगा अगर देख के भी बता दोगे, है आपके सामने ही। अगर कोई देख के भी बता देगा तो। लेकिन अगर समझ में ना आए तो भी मेरे को बता देना एक बार, ताकि मैं फिर मैं बताऊं आपको। नहीं, 2 TB नहीं होगा। 16 टेराबाइट तक की तो फाइल ही करता है, तो 2 TB तो फिर उससे साइज छोटा हो गया। पार्टीशन तो बड़ा होता है ना, पार्टीशन में फाइल आती है। पता है किसी को? यहाँ पे देख रहे हो, 9.4 ZB UEFI, जो ये वाला UEFI आया था इसमें ही जो हमारा NTFS है
वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और बायोस में क्या था, FAT32 यूज हो रहा था, और वो कितना करता था, 2 टेराबाइट तक का। देख रहे हो? तो इस टाइप से भी होता है। थोड़ा अगर हम ट्रिकी या लॉजिकली देखें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह होंगी। आपको यहाँ पे ही सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि आंसर कहाँ से, क्योंकि कभी कभी आंसर जो होता है वो हमारी आंखों के सामने होता है, बस हमें समझने में वो होता है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता है उसमें। ठीक है, मतलब कि आपका कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर है, कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी अभी पढ़ने की जरूरत है। कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम आज लिनक्स पे। लिनक्स में जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो होता है EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। जो अब इसके ये एक पूरी फैमिली है फाइल सिस्टम की। इसमें मतलब कि अलग अलग वर्जन है, EXT है, EXT2 है, EXT3 है, EXT4 है। अब इसमें जो EXT है, ओरिजिनली जो बना था वो ये बना था, जो सबसे पहले बना था। फिर इसके बाद इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या हुआ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई वॉइस में इशू तो नहीं आ रहा किसी को भी? ठीक है, इसकी मैं बता देता हूँ। जो EXT था वो ओरिजिनली बना था लिनक्स के लिए। ये थोड़ा सिंपल था, कुछ ज्यादा ही सिंपल था। इसमें कोई जर्नलिंग नहीं थी किसी टाइप की। और जो ये मैक्सिमम जो फाइल साइज जो हैंडल कर पाता था, वो कर पाता था 2 GB तक का। सिर्फ 2 GB तक की ही एक जो फाइल थी उसको हैंडल कर पाता था। अगर वो 2 GB से बड़ी अगर फाइल एक हो जाती थी तो उसको हैंडल नहीं कर पाता था, या उसको मैनेज नहीं कर पाता था। अब जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम साइज था, पार्टीशन जो एक बनता था, वो बनता था 32 GB तक का। लेकिन उस टाइम में ये सब चल जाता था, जिस टाइम में EXT बना था उस टाइम में ये सब चल जाता था, इतने डेटा से हो जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा, जब तक 2017 से पहले हम भी इतना डेटा यूज नहीं करते थे जितना डेटा हम आज यूज करते हैं। अभी पिछले ही कुछ टाइम तक हम देखें तो हमारे पास में, हाँ, कितने जीबी तक की स्टोरेज होती थी हमारे पास, हमारे मोबाइल्स में 32 GB, 16 GB मैक्सिमम, फिर 64 आई थी। आज तो वो 512 की तो हमें मोबाइल्स में ही देखने को मिल रही है। बहुत से मोबाइल डिवाइसेस, हमारे स्मार्टफोन डिवाइसेस ऐसे आ चुके हैं जिसमें एक जो हमारे PC तक की स्टोरेज उसमें मिल रही है। देखा होगा आपने। तो इसमें उस टाइम पे ये चल जाता था। एक, और ये एक प्रोटोटाइप बना था तो इतना भी सही था। लेकिन उसके बाद में जब ये और थोड़ा यूज होने लगा, लिनक्स थोड़ा और पॉपुलर हुआ, तो इन्होंने एक और इसको अपग्रेड किया, इसमें थोड़े और मॉडिफिकेशंस किए इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो उसमें क्या क्या किया इसने, ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन था EXT का, EXT2। लेकिन इसमें क्या था, इसमें भी जर्नलिंग इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। लेकिन इसमें जो एक और फायदा हुआ, इसमें सिर्फ जो इसका मैक्सिमम पार्टीशन साइज था वो बढ़ के आ गया। ये 2 TB तक का जो पार्टीशन था उसको मैनेज कर लेता था, आसानी से उसको हैंडल कर रहा था। लेकिन जो इसका फाइल साइज था, मैक्सिमम फाइल साइज और जर्नलिंग, ये दोनों मिसिंग थी। फाइल साइज वही सेम रहा, जर्नलिंग मिसिंग थी। फिर इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, इम्प्रूव करके EXT3 आया। EXT3 जो था, जो पुराना वर्जन था EXT2, उसको रिप्लेस करने के लिए ले गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जर्नलिंग इंट्रोड्यूस की गई, और ताकि एक बेटर रिलायबिलिटी मिले।
आपको जर्नलिंग का तो कंसेप्ट क्लियर है ना? मैंने बता दिया था कल काफी टाइम लगाया था जर्नलिंग पे हमने। जर्नलिंग के बारे में किसी ने को कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें जर्नलिंग सपोर्ट मिला ताकि हम अगर हमारा सिस्टम या हमारा सिस्टम क्रैश करता है तो हम उसकी जो रिकवरी है वो आसानी से कर पाए। अब इसमें एक चीज और जो अपडेट हुई वो हुई मैक्सिमम फाइल साइज। अब मैक्सिमम फाइल साइज 2 TB तक बढ़ गया और मैक्सिमम वॉल्यूम साइज 16 TB तक चला गया। देख रहे हो कितना अपग्रेड हुआ इसका। फिर इसके बाद में ext4 लेके आया गया, जो कि अभी आज के टाइम पे लिनक्स में जो यूज हो रहा है वो ext4 हो रहा है। अब ये ext का 3 था जो, उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशंस और उसको और अच्छे से थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो उसका परफॉर्मेंस थी उसमें उसको इम्प्रूव किया गया। अब जो ext4 था ये बड़ी जो फाइल साइज थे और बड़े जो वॉल्यूम्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था। अब इसका जो मैक्सिमम जो फाइल साइज जो है ये मैनेज करता है वो करता है 16 TB तक की एक मैक्सिमम फाइल साइज, और मैक्सिमम वॉल्यूम साइज करता है 1 EB तक का। क्लियर है इसकी स्पेसिफिकेशंस? एक बार आप खुद से भी रीड करो, अगर इसमें कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को पूछो अभी, और हो जाए तो मेरे को बता देना एक बार रीड हो जाए तो। कुछ पूछना किसी को? हो गया? ठीक है, करो करो शुभम। हो गया क्या? कुछ पूछना किसी को? किसी को भी कोई क्वेश्चन हो लिनक्स के फाइल सिस्टम में? अब ये आप देख सकते हो, आपने लिनक्स में ये पढ़ा होगा, जो इसकी अल्फा जब हम इसको फाइल जो हमारा फाइल सिस्टम होता है उसमें अलग अलग ये फाइल्स होती हैं। हर एक फोल्डर का, हर एक डायरेक्टरी का अपना एक काम होता है। जैसे बिन का अपना काम होता है, बूट, डेव, ext, होम, लिव, लिव32। तो इस टाइप से जो ये अलग अलग इसकी डायरेक्टरीज होती हैं, इसका हर एक डायरेक्टरी का अपना एक अलग काम होता है। ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पता है ना सबको इसके बारे में? कुछ क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आप एक काम करो, इसको एक बार रीड करो,
फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो डायरेक्टरी है किस काम के लिए यूज होती है, कहाँ पे हमें किस टाइप का डेटा मिलता है। क्योंकि जो मैं फाइल सिस्टम अभी करवा रहा हूँ ना, इन चीजों को याद रखना। आगे जब हम विंडोज करेंगे, क्या फाइल्स, ये डिफरेंट फाइल्स, पहले इसको एक बार रीड करो, फिर जो समझ में, क्योंकि इसको अगर मैं पूरा करवाने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये लिनक्स का पार्ट है, तो अगर मैं ऐसे एक एक करवाऊंगा ना तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा ये कोर्स कंप्लीट करने में, बहुत लंबा चला जाएगा, 4-5 महीने लग जाएंगे ऐसे तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, क्योंकि ये फाइल सिस्टम जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जब हम विंडोज करेंगे या लिनक्स फोरेंसिक करेंगे तो उस टाइम पे हमें इस ये फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अभी इसको अच्छे से करके चलो, करते चलो, क्योंकि जब वहां पे हम जर्नलिंग और लॉग्स और ये सब चीजें एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, और जब हम इमेजिंग करेंगे, जब आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा अब इसके बाद में, तो आपको जब वहां से डेटा रिकवर होगा तो उसको एनालाइज करने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको डेटा एनालाइज करना ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार इसको रीड करो, अगर कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है तो पूछो। माउंटेड फाइल सिस्टम का मतलब है जो अपने अलग अलग इसमें, मैंने कल बताया था कि उसमें ड्राइवर्स होते हैं, और जो अलग अलग फाइल सिस्टम्स जो होते हैं उसमें एक्सप्लेन्ड होते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जो हमारे इसमें कुछ फाइल्स होती हैं जो माउंट होती हैं, जब आपने सीएच किया था तो उसमें आपने माउंटिंग का एक वो कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो वो माउंट की हुई जो फाइल्स होती हैं वो इसमें आती हैं, यहाँ पे होती हैं वो मीडिया। माउंट का मैं कैसे बताऊँ आपको, ओपीटी, अब जैसे आपने काली लिनक्स किया होगा, आपने काली लिनक्स किया ना, उसमें क्या है, आप उसमें कुछ जो इंस्टॉल टूल्स आते हैं पहले से ही, ज्यादातर जो टूल्स होते हैं उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, इसीलिए हम काली लिनक्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एडिशनल टूल्स उसमें ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सभी टूल्स पहले से मौजूद होते हैं। अब अगर आप उबंटू करोगे या कोई दूसरा लिनक्स करते हो तो उसमें आपको टूल्स है वो खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो भी आपको जरूरत है। तो वही है, जो उसमें ऑप्शनल जो एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कुछ डिफॉल्ट इसमें आते हैं ना। अब जैसे आप विंडोज करोगे इंस्टॉल, तो विंडोज में आपके साथ जो ब्राउजर इसमें देता है वो कौन सा आएगा, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आएगा, या एज बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये ऑप्शनल है। अगर आप मतलब कि जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो उसमें जो आपका फायरफॉक्स आता है वो एडिशन ऑप्शनल होता है एप्लीकेशन। अगर आप उसको अन्य उसकी जगह दूसरा कोई ब्राउजर यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। वो कुछ ऑप्शनल जो हमारे एप्लीकेशन जो होते हैं दूसरे भी, जो हम इसमें हम अगर यूज करें तो करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी यूज करना चाहते हो थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शनल पैकेजेस जो होते हैं वो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। और एक दूसरा और क्या पूछा था आपने, यूजर।
अब यूजर में क्या है, यूजर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस। अब इसमें जो है, आप जो यूजर, जो भी उसमें यूजर बना हुआ है, जो आपका, आप जैसे यूजर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की क्या क्या यूटिलिटीज हैं और उसके कौन से एप्लीकेशंस हैं, उसकी परमिशंस हैं, वो सारी चीज यहाँ पे इसमें स्टोर रहेंगी आपकी। मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, एक मिनट रुको। मैंने इस पे एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था इस पे लिंक्डइन पे, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आगे भी काम आ जाएगा आपके। मैं आपको ये इसका लिंक भेज देता हूँ, इस पोस्ट का। पोस्ट का कैसे भेजूंगा मैं? एक काम करता हूँ, मैं ऑल ही भेज देता हूँ, मतलब कि आपके पास ये मेरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी, तो इसके लास्ट में बिल्कुल जाओगे तो यहाँ पे एक लिनक्स के ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल दिया है मैंने, वो किया था फाइल सिस्टम पे। इसको रीड करना और अच्छे से पता चल जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक है शुभम, और क्लियरिटी आएगी इससे। क्योंकि ये सब लिनक्स का पार्ट है, अगर इसको मैं कंप्लीट आपको वो करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ है एक्सप्लेन करने को। फिर इसमें अंदर और डायरेक्टरीज और अलग अलग फोल्डर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, तो फिर उसमें इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको एक बार आप खुद से करना, इसको पढ़ना, और मैंने ये लिंक दे दिया है आपको एक आर्टिकल का, तो ये इसको अच्छे से रीड करना। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए, तो मेरे से पूछना। अभी जैसे एपीएफ एप्पल पे चलते हैं, एप्पल में जो यूज होता है वो होता है एच एफ एस प्लस एपीएफएस। जो सबसे पहला उन्होंने फाइल सिस्टम यूज किया था वो था एच एफ एस, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अब जो इसका मेन अभी मैक में यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है एपीएफएस या एच एफ एस प्लस। एच एफ एस है जो, वो अब इन्होंने रिटायर कर दिया है, इसको नहीं यूज कर रहे हैं किसी भी डिवाइस में आज। जो अभी लेटेस्ट जो भी कोई डिवाइस आ रहे हैं उनमें या तो एपीएफएस हमें देखने को मिलता है, या तो जो कुछ पुराने डिवाइसेस हैं उसमें एच एफ एस प्लस देखने को मिल जाता है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन सब देख लेते हैं। वही है, इट ऑर्गेनाइजेस फाइल्स इन हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी के सभी वही है, वही सेम बात है, इस टाइप से ट्री स्ट्रक्चर में हमें वो करके देता है उन, और मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड एक्सेस फाइल्स। अब इसको मैनेज करने में और फाइल्स को एक्सेस करने में हमें हेल्प करता है, ताकि क्योंकि हम डायरेक्टरीज के थ्रू वहां पे आसानी से पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें पता होता है किस फोल्डर में कहाँ पे किस डायरेक्टरी पे ये रखा हुआ, उसे हमें याद करना और उसको वहां तक पहुंचना आसान रहता है। अगर ऐसे ही डेटा अगर पड़ा रहेगा तो हम वहां तक वो डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे आसानी से। फिर आता है, अब एच एफ एस की जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस थी वो देख लेते हैं। अब इस मेरे को जो सबसे गंदा फाइल सिस्टम एक लगा ना, वो यही लगा है, एप्पल का। सबसे बेकार है, इससे अच्छा तो लिनक्स का है, लिनक्स का बहुत अच्छा है।
लिनक्स का और विंडोज का बहुत अच्छा है। एप्पल का पता नहीं क्या ही है, इसमें क्या इन्होंने क्या क्या डाल रखा है। अब ये इसने स्टार्टिंग में दिया था, ये जो सपोर्ट करता था मैक्सिमम, जो एक फाइल नेम था 31 कैरेक्टर तक का ही सपोर्ट करता था। फिर इसमें जो मैक्सिमम फाइल साइज जो हैंडल करता था वो 2 GB तक करता था, और जो मैक्सिमम वॉल्यूम साइज था वो 2 TB तक करता था। अब इसमें क्या क्या इश्यूज थे। इट हैज लार्ज ब्लॉक साइज एंड वेस्ट द स्पेस। मैंने जो क्लस्टर बताया था आपको, वो इसने ब्लॉक साइज बता दिया कि ब्लॉक साइज बड़े थे। जैसे उसमें हमने 4 KB का देखा, उसी टाइप से इसमें बड़े बड़े ब्लॉक साइज थे, अलग अलग उसमें अलग अलग साइज थे। अब बड़े बड़े ब्लॉक साइज थे, तो अब उसमें क्या इशू आ रहा था। अब एक फाइल के लिए, अब अगर एक कोई छोटी फाइल है तो वो बहुत बड़ा स्पेस लेकर लेकर के बैठी हुई है। अगर मेरे को कुछ केबीज का भी कुछ बाइट्स का भी अगर मेरे पास डेटा है, तो वो कई सारी केबीज और या एमबी का डेटा है वो लेकर के, जो स्पेस है वो लेकर के बैठ जाता था। इसीलिए जो स्पेस था उसका वेस्टेज ज्यादा हो रहा था। और इसमें जर्नलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं था। एंड यूनिकोड सपोर्ट ऑप्शन, ना ही तो इसमें जर्नलिंग थी, ना ही इसमें यूनिकोड सपोर्ट ऑप्शन थे। तो इसमें बेसिकली पता नहीं ये एक कैरेक्टर्स का मेरे को समझ में नहीं आया इसमें, कि ये फाइल सिस्टम में कैरेक्टर का क्या मतलब था। तो उसमें कि एक 31 तक का ही एक वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने और किसी भी फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ देखा नहीं है जो ज्यादा पॉपुलर है ना, जैसे लिनक्स के और जो हमारे विंडोज के। मैंने एक इसी में देखा जो ज्यादा पॉपुलर है और जो ज्यादा मास लेवल पे यूज होता है एक डिवाइस, उसमें इस टाइप का कुछ इशू हो। फिर एक HFS+ आया उसके बाद में, इसको और मॉडिफाई और इसको अपडेट करने करने के लिए एक HFS+ निकाला गया। अब HFS+ जो था वो डेवलप किया गया था HFS को रिप्लेस करने के लिए, और परफॉर्मेंस और लाइबिलिटी को अपडेट करके और अच्छा करने के लिए। अब इसमें जो इन्होंने नेम का साइज कर दी, नेम का साइज बना दिया, वो बना दिया 255 कैरेक्टर्स तक का। इसमें जो मैक्सिमम जो एक फाइल का साइज था, वो फाइल का नेम का साइज था वो 255 कैरेक्टर तक ही हो सकता था। इससे बड़ा नहीं हो सकता था, इससे छोटा हो सकता था। फिर इट वॉज एबल टू हैंडल मैक्स फाइल साइज ऑफ 2 TB। 2 TB तक का मैक्स फाइल साइज कर दिया इन्होंने, और मैक्सिमम वॉल्यूम साइज कर दिया 8 एक्साबाइट का। और इसमें इन्होंने थोड़ा इसको सॉल्व किया, जो ब्लॉक साइज थे इनको थोड़ा छोटा किया और मोर एफिशिएंट बनाया उसको। अब इसमें जर्नलिंग थी और यूनिकोड सपोर्ट ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मतलब कि इसको एक मास लेवल पे इसको अच्छे से वो किया गया कि एक अच्छी अपग्रेडेशन मिली HFS+ में। लेकिन अब ये जो था, ये SSD के साथ में ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा था, उसके साथ कंपेटिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो अब इनको एक और नया फाइल सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, जो था APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। समझ में आ रहा है ना गाइस? ठीक है। तो इन्होंने अब SSD के लिए एक और नया फाइल सिस्टम बना दिया, APFS। ये बनाया तो इन्होंने था HFS+ को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा था, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फ्लैश एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। हमारी जो फ्लैश ड्राइव थी, जैसे USB वगैरह हो गई, या जो SSD थी, उनके लिए बनाई थी। लेकिन ये हार्ड ड्राइव पे भी वर्क कर रही थी, तो हार्ड ड्राइव में भी इसको इंटीग्रेट करवाया गया। अब ये SSD को ऑप्टिमाइज करने में सक्सेसफुल हुई। अब इसमें एक चीज जो और जो इन्होंने नया फीचर दिया, स्नैपशॉट का। आप इसमें स्नैपशॉट ले सकते हो। आपने देखा होगा लिनक्स में भी स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है, यूज किया कभी? शुभम, राहुल, स्नैपशॉट का यूज किया कभी? नहीं किया? पता तो है स्नैपशॉट होता क्या है?
बेसिकली एक फीचर होता है स्नैपशॉट। इसका इसका यूज किस लिए होता है? अब जैसे मेरा जो अभी सिस्टम है, अब मैं इसमें कुछ अपडेट करने वाला हूँ, तो अब मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बाद में, या उसमें कुछ इशू ना आ जाए। अब मान के चलो मेरा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है उसके बाद, मैंने कुछ उसमें किया, तो मैं उससे पहले ही उसका एक स्नैपशॉट शॉट लेके रख लूंगा। उसमें क्या होगा, जो स्टेट मेरी अब तक की है मेरी मशीन की, उसको वो वैसे की वैसे सेव रख लेगा। और अगर मैं बाद में उसको उसी स्नैपशॉट की, जब मैंने वो स्नैपशॉट लिया था वहीं से वो उसको रन करूंगा, तो वो वहीं से रन होगा जहां पे उस वो मैंने स्नैपशॉट लिया था। वो सारा डेटा उसमें वैसे की वैसे आ जाएगा, लेकिन जो उसके बाद मैंने अपडेट्स किए वो डेटा उसमें नहीं आएगा। तो ये क्रैश रिकवरी के लिए यूज होता है। और जो अगर कभी कोई एरर आना स्टार्ट होता है तो उसमें भी ये हम यूज करते हैं, जब हम उसको यूज नहीं कर पाते तो, या हमें कुछ एरर या कुछ इशू लगता है। तो स्नैपशॉट समझ में आया कि स्नैपशॉट क्या होता है? फिर इसमें फुल डिस्क और फाइल सिस्टम, जो फाइल लेवल पे जो इंक्रिप्शन होती है, वो दोनों ऑप्शंस इसमें दिए गए, इन्होंने प्रोवाइड करवाए। इट इज कैपेबल टू प्रोटेक्ट डेटा अगेंस्ट क्रैशेस एंड सिस्टम्स फेलियर। वो इसमें जर्नलिंग का भी एक वो दे दिया फीचर। लेकिन ये जो कंपेटिबल है, वो मैक ओएस जो है उसका जो 10.13 प्लस के जो ओएस हैं, मैक ओएस, उसमें यूज हो रहा है, या उन्हीं के साथ कंपेटिबल है। जो उससे पहले के जो वर्जन है उनके साथ ये कंपेटिबल नहीं है। और जो iOS है, iOS का जो 10.3 प्लस जो वर्जन है उन्हीं के साथ कंपेटिबल है। उससे पहले के जो भी जितने भी वर्जन इसके आए हैं, या जितने भी इनके डिवाइसेस हैं जो ओएस है, उसके साथ ये कंपेटिबल नहीं है। फिर जो हमारे वॉच ओएस आ रही है या टीवी ओएस आ रहा है एप्पल का, उसमें भी ये यह हमारा फाइल सिस्टम है जो एपीएफएस, यही आ रहा है, या यही इंटीग्रेट करवाया गया है। ये एसएसडी के साथ लिए ही बनाया गया था, और एसएसडी के साथ ये अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। लेकिन कभी कभी ये एचडीडी, अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव को मद्देनजर रख के नहीं बनाया गया था, तो उसको साथ कभी कभी ये कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देता है, या उसमें कुछ इश्यूज हमें देखने को फेस करने को मिलते हैं। इसीलिए मेरे को ये थोड़ा एपीएफएस है ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये इसमें मल्टी फीचर नहीं है। ये पता नहीं इस एचडीडी के लिए अलग लेके आओ, उसमें कुछ इशू कर देता है अगर एचडीडी में डाल दिया। एसएसडी के लिए अलग जो एपीएफएस है वो यूज करो। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा ये जो एप्पल का जो है वो पसंद नहीं है फाइल सिस्टम। वो तो चलो मेरा पर्सनल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अब अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो एप्पल में। मैं एक चीज और बता दूंगा, फाइल सिस्टम को अपने लेवल पे और सर्च करना और इसके बारे में और पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं। जितना इसको, क्योंकि अगर मैं फाइल सिस्टम पढ़ाने के लिए बैठूंगा, वैसे तो आपका लिनक्स में हुआ ही होगा, क्योंकि लिनक्स में ये करवाया जाता है फाइल सिस्टम। अगर आपको कोई एक भी फाइल सिस्टम आपने पढ़ा है, तो आप दूसरा कर सकते हो, दूसरे के बारे में आप आसानी से सीख सकते हो, या उसके बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उसको। इसीलिए कोई भी एक अपना फाइल सिस्टम अच्छे से तैयार कर लेना, या उसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको आगे फॉरेंसिक में जाना है तो। क्योंकि अगर जब भी आप कोई भी एनालिसिस कंडक्ट करोगे या इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जाओगे, तो आपको फाइल सिस्टम पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फाइल है, हमें वो किस प्लेस पे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। और फाइल सिस्टम में ऐसे कौन से जगह है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो या उसको रख सकते हो। क्योंकि जैसे आपका फाइल सिस्टम है, उसमें लॉग फाइल्स का लिए जो अलग से स्पेस डिसाइड होता है, और जो जर्नलिंग के लिए अलग से स्पेस डिसाइड होता है। आप अगर उसमें
मैं उस फाइल्स को, जैसे जर्नलिंग के जो फाइल्स हैं उसको डिलीट करके मैं वहां पे अपना कुछ डेटा, जो मैंने कुछ एविडेंसेस हैं, मैं उनको स्टोर वहां पे करवा देता हूँ। जो कुछ ये मैंने बताया था आपको, इस पे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं क्या बता रहा था आपको, इसमें क्या होता है कि अगर आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स या उसमें ब्लू टीमिंग में जा रहे हो, तो फाइल सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये फाइल लोकेशन का और आपको ये पता है कि कौन से क्रेडेंशियल जो है या डेटा है मेरे को किस लोकेशन पे मिलेगा, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें मैं आपको विंडोज फोरेंसिक और लिनक्स फोरेंसिक में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखेंगे। लेकिन अगर आपको फाइल सिस्टम पहले से आता होगा तो हमें और ज्यादा आसानी हो जाएगी, और आपको क्वेश्चन पूछने में भी आसानी होगी। क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो फिर, अगर आपको पहले से फाइल सिस्टम आता है तो। ठीक है गाइस। मैं एक लिंक और दे देता हूँ आपको। हम्म, ये एंटी एफ एस है, ये एंटी एफ एस का की ही साइट है। और एंटी एफ एस में क्या है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है क्या क्या है इसमें। थोड़ा छोटा करके बताया है इन्होंने, ज्यादा कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। आप इन चीजों को थोड़ा और एक्सप्लेन करके देख सकते हो जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? अब आपने एक क्या क्वेश्चन पूछा था, रेड टीमिंग और फोरेंसिक दोनों में से बेस्ट कौन है? देखो, बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, दोनों का अपना अपना काम है। ब्लू टीमिंग का अपना काम है, रेड टीमिंग का अपना काम है। अब अगर आप उसमें, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स और अलग हमारा देखने का नजरिया होता है कि हम किस नजर से उसको देख रहे हैं या कैसे उसको किस तरीके से हम देख रहे हैं, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या माइंडसेट है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। अगर मान के चलो, अगर आप देख रहे हो कि आपको जल्दी जो ग्रोथ चाहिए और आपको पैसा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए जल्दी, तो वो है ब्लू टीमिंग में। अब अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो उसके लिए है ब्लू टीमिंग। समझ में आया कि क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर आपको जल्दी और लंबी ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए सूट करेगा रेड टीमिंग। लेकिन अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो करेगी सूट आपको ब्लू टीमिंग। गौरव, दोनों में डिफरेंस समझ में आया जो मैंने बोला अभी, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब और ग्रोथ में। लेकिन एक चीज और देखना, जो रेड टीमिंग है वो टाइम मांगता है ज्यादा ब्लू टीमिंग से। ब्लू टीमिंग का ये है कि आप अगर टूल कर रहे हो, टूल अच्छे से कर लेते हो, तो अगर आपने एक या दो बार टूल को चला लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन रेड टीमिंग में ऐसा नहीं है। रेड टीमिंग में आपको हर जगह पे बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। अलग अलग कमांड्स, अलग अलग टूल्स, अलग अलग सब चीजें, हर एक प्रोसेस एक अलग मेथड रहेगा। तो इसीलिए रेड टीमिंग थोड़ा टाइम मांगती है और उसमें एक्सपीरियंस लगता है। उसमें ये देखना पड़ता है कि आपने कितना टाइम तक काम किया है उसमें, कितना आपने उसमें हार्डवर्क किया है। इसीलिए रेड टीम है वो टाइम मांगती है। लेकिन अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आप सॉक के लिए जाओ और ब्लू टीमिंग के लिए जाओ, क्योंकि उसमें फिर भी जॉब मिल जाती है। लेकिन रेड टीमिंग में आपकी थोड़ा सर्टिफिकेशन
और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन और बैकग्राउंड है वो भी मांगते हैं। और रेड टीमिंग में स्टार्टिंग में बिगिनिंग की जो जॉब है वो लेना थोड़ा मुश्किल है, मैंने जितना अभी तक देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ी मुश्किल तो है उसमें, रेड टीमिंग में जॉब लेने लेने में स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आपको एक बार इंटर्नशिप भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, अगर अनपेड भी मिल जाए तो कर लेना, 6 महीने किसी तरीके से निकाल लेना, 6 महीने का अपना लेकर के एक सर्टिफिकेट उनसे सर्टिफिकेट ले लेना इंटर्नशिप का, और उसके बाद में अपना किसी कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि बिगनिंग के लिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, और ग्रेजुएशन परस्यूइंग नहीं होना चाहिए। एक ये मैंने अभी देखा है, पहली मैंने अब ब्लू टीमिंग में इतना नहीं देखा, रेड टीमिंग में ही देखा है ये, कि जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो परस्यूइंग लोगों को नहीं उठा रही हैं। ना ही अनपेड इंटर्नशिप के लिए भी जो लोग कॉलेज में परस्यूइंग है उनको पता नहीं क्यों नहीं उठा रही। कुछ कुछ लोगों को ले लेती है, लेकिन अगर स्किल्स भी देख लेती है उसके बाद भी ये बोल के मना कर दे रही है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास आप जो ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो। तो इस ये कुछ की फैक्ट्स होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी मान प्लेसमेंट के लिए आप मानसी मैम से तो बात कर ही सकते हो, वो आपको थोड़ा और अच्छे से बता देंगे। टेक्निकल तो मैंने बता दिया, जो सीधी सीधी बात है। और एक चीज और बता देता हूँ, एक मेन बड़ा डिफरेंस मैंने पहले भी आपको सैलरी का बताया था, याद है? सैलरी का डिफरेंस बताया था ना मैंने। हाँ, तो एक वो मेन एक्सपेक्ट रहता है जो कि हम देखते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम आगे कोई भी हम कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चीजें कुछ जो कंसीडर करनी होती है पहले से। वो होता है ना, आज ही हमें राइट डिसीजन लेना पड़ेगा कल के लिए। तो वो चीज अपना थोड़ा देख के अपने हिसाब से फिर चूज करना। मैं इसमें क्योंकि कोई बेस्ट या वो नहीं होता, क्योंकि अपना अपना काम है। रेड टीमिंग का अपना काम है, ब्लू टीमिंग का अपना काम। अभी हम करते हैं डेटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन पे चलते हैं। अभी तक जो हमने थ्योरी की है, थ्योरी सारी क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है थ्योरी में, किसी को भी? एक काम करो, अब डेटा एक्विजिशन की जो डेफिनेशन है उसको रीड करो, अगर उसमें कुछ पूछना है तो पूछो। डिस्प्ले पे से हटा दो। क्या? दिख रहा है ना? या इसको जूम करूं? हो गया गाइस? कर लिया रीड? क्लियर है? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, मैं भी एक बार बता देता हूँ।
Data acquisition is a fundamental process in various fields like digital forensic, cybersecurity, and data science. It refers to the process of collecting and preserving data for analysis. डेटा एक्विजिशन क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है अलग अलग फील्ड्स में, डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस में। अब जो ये प्रोसेस है ये रेफर करता है डेटा को कलेक्ट करना और प्रिजर्व करके रखना और उसको एनालाइज करना एज पर सिचुएशन एंड सिनेरियोज। क्लियर है? अब एक इसे देखो, दिख रहा है ना पूरा डायग्राम? इसको देखो एक बार, इसको रीड करो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या है। देख लिया? समझ में आ रहा है कि क्या है ये? कोई एक्सप्लेन करेगा कि किस टाइप से क्या है ये पूरा का पूरा? नहीं? राहुल, गौरव, एक्सप्लेन करेगा कोई इसे? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है। सही है? मतलब कि गौरव आपको लगभग समझ में आ गया है कि क्या है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या है। ये एक ओवरव्यू दिया गया है एक एग्जामिनर का जब वो डेटा एनालाइज करता है तो किस टाइप से ये सारा चलता है वो बताया गया है। जैसे ये एक फिजिकल डिस्क है और ये एक पार्शियल इमेज फाइल है। अब क्या है, यहाँ से फिजिकल डिवाइस से इसको यहाँ पे एक फाइल बनाई गई है, इमेज फाइल। अब इसमें जो AFF है वो भी मैं बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें। ये यहाँ पे इसने वो किया। अब जो यहाँ पे है ये एक वर्चुअल डिस्क इसको कंसीडर करता है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास में रीड की जो परमिशन है वो होती है, रिटर्न की, राइट की परमिशन नहीं होती। राइट ब्लॉकर का मैंने बताया था आपको प्रोसेस में, याद होगा आप लोगों को, याद है? हम्म। तो इसके पास में रीड की परमिशन होती हैं, राइट की परमिशन नहीं होती। तो इसीलिए इसमें कोई डेटा एडिट नहीं हो सकता। इससे इमेज बनी, इमेज फाइल को फिर ये एज अ वर्चुअल डिस्क देखेगा, वर्चुअल डिस्क को फिर ये एक सॉफ्टवेयर में, हम जो हमारा सॉफ्टवेयर टूल होगा उसमें लोड करवाएंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, हार्डवेयर भी आ सकता है। फिर यहाँ से हम कमांड देंगे, जो एग्जामिनर है वो उसको कमांड देगा और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेगा। समझ में आया?
अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्विजिशन बताया गया है। मैनुअल, फिजिकल, लॉजिकल और भी कई टाइप के जो एक्विजिशन है वो होते हैं। यहाँ पे इसने लॉजिकल और फिजिकल का बताया है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब इनका क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको मैं बताता हूँ। अभी जैसे ये डीडी इमेज फाइल बताया इसने, डीडी क्या होता है, डीडी कमांड है जो कि हम लिनक्स में यूज करते हैं और विंडोज में भी यूज करते हैं। कमांड लाइन से अगर हमें इमेजिंग करनी है उसके लिए डीडी कमांड का यूज होता है। तो ये डीडी इमेज फाइल है जो हमने फिजिकल एक्विजिशन के थ्रू किया है। मतलब कि जो हमारी ये इसमें क्या है, इसने बताया है कि कोई भी पेन ड्राइव हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कोई भी हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो हो सकता है, उसको मैनुअली इसके साथ कनेक्ट करके फिजिकल एक्विजिशन के थ्रू एक डीडी कमांड का यूज करके इमेज फाइल क्रिएट की गई है। उस फाइल को फिर हम आगे क्या करेंगे, इमेज माउंटिंग, और वो शो हो जाएगा। ऑटोप्सी का यूज करेंगे तो उसमें एग्जामिनेशन के लिए यूज करेंगे उसको। और एविडेंस ट्री, इस टाइप से मतलब कि 3 अलग अलग वो है एविडेंस। जो हमारा जो भी डेटा होगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि एक ट्री की फॉर्म में एक आर्टिकुलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म में ये हमें सब कुछ देता है। तो उसी फॉर्म जो इमेज है, इमेज को पहले माउंट करवाएंगे, फिर इमेज माउंट करवाएंगे तो वो ऑटोप्सी में लोड होगा, ऑटोप्सी में लोड होगा, फिर वो हमें डेटा शो करेगा उसमें ऑटोप्सी में। समझ में आया कि जो अगर हमें पूरे का पूरी जो हमारी ड्राइव है उसकी हमें इमेजिंग करनी है तो उसके लिए कैसे यूज होगा। और अगर हमें जो हमें कोई एक प्रॉपर किसी के लिए फाइल की या फोल्डर की इमेजिंग करनी है तो उसके लिए हम लॉजिकल एक्विजिशन का यूज करते हैं। तो लॉजिकल एक्विजिशन करेंगे, फोल्डर और फाइल को करेंगे, हमारे पास फाइल बन करके इमेज फाइल बन करके आ जाएगी, लोड करवाएंगे और उसको हमें शो कर देगा। तो इसी टाइप से हम इसका कर सकते हैं। जो हमारे हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं और उसके अगर हमें कोई भी डेटा देखना है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की मैं एक्विजिशन जो बता रहा था वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि कौन सी होती हैं। फिजिकल एक्विजिशन, लॉजिकल, टारगेटेड, लाइव, स्टैटिक, रिमोट, ये 6 टाइप की जो हमारी एक्विजिशन है वो होती है। इसमें मेरे को कोई फिजिकल का बताएगा, फिजिकल एक्विजिशन क्या होगी। हम एक एक करके शुरू करते हैं, शुभम से स्टार्ट करते हैं। शुभम, फिजिकल एक्विजिशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना। शुभम, नहीं पता। गौरव, पता है फिजिकल एक्विजिशन क्या होगी। जब भी हम किसी डिवाइस की, हमारे मीडिया स्टोरेज डिवाइस की पूरे के पूरी स्टोरेज की, अगर वो चाहे 8 GB का है, 16 GB का है, 64 GB का है, 32 GB का है, 512 का है, 2 TB का है, कितना भी स्टोरेज है, अगर हम पूरी की पूरी ड्राइव की अगर इमेजिंग करते हैं, डेटा एक्विजिशन करते हैं तो वो आएगा फिजिकल। और उसमें जो डेटा है वो बिट बाय बिट कॉपी होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा। जैसा डेटा उसमें है, जो मेटा डेटा उसमें है वो सेम टू सेम इसमें हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया फिजिकल का। फिर हम करेंगे लॉजिकल। लॉजिकल क्या है, लॉजिकल में मैंने अभी जैसे बताया था किसी, अब अगर हमें मान के चलो एक सिनेरियो में देता हूँ। अब एक सिनेरियो है जिसमें हमें, हमारे पास है 2 TB तक का डेटा है, एक 2 TB की स्टोरेज डिवाइस मिला है हमें
जिसमें 2 TB तक का की स्टोरेज है। अब लेकिन हमें पता है कि उसमें एक फोल्डर है, हमारा जो एविडेंस बनने वाला है वो एविडेंस किस फोल्डर में है और किस प्लेस में कहाँ पे जा करके किस डायरेक्टरी में वो हमें मिलने वाला है। और हम उसी फोल्डर की या फाइल की जो है एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन करेंगे, क्योंकि वही हमारा एविडेंस है। तो जब हम उस एक अकेले फोल्डर की या फाइल की, जब हम प्रॉपर फाइल की या फोल्डर की जब एक्विजिशन करेंगे, तो वो आएगा हमारा लॉजिकल में। समझ में आया? क्लियर है ना? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? राहुल, कुछ पूछना तो नहीं है? सब क्लियर है? Yes, yes, sir. ठीक है। तो इसमें टारगेटेड, फिर आती है टारगेटेड। अब टारगेटेड में क्या होता है, अगर हमें किसी एक टाइप का डेटा चाहिए, मान के चलो अब एक सिनेरियो में मेरे को पता है जो एविडेंस है वो इमेज फाइल है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इमेज फाइल चाहिए, तो मैं टारगेटेड एक्विजिशन का यूज करूंगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अकेली इमेज फाइल जो है उसको एक्वायर कर लूंगा और उसकी एक इमेज फाइल बना करके उसको ही एनालाइज करूंगा। और अगर मैं मान के चलो मेरे को पता है कोई एक प्रॉपर कोई वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो है जो कि हमारा एविडेंस बन सकती है और कोई डेटा इसमें हमारा यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें टारगेटेड एक्विजिशन करेंगे और सिर्फ जो हमारी वीडियो है, वीडियो फाइल्स हैं, उन्हीं को एक्वायर करेंगे और डेटा एक्विजिशन करेंगे। टारगेटेड क्लियर है? शुभम, राहुल, क्लियर है? नहीं? Yes, sir. शुभम, नहीं है समझ में? टारगेटेड, ब्रेक लेना है? ठीक है। गौरव, राहुल, आपको भी चाहिए? ठीक है, तो फिर हम Yes, sir. एक काम करते हैं, 25 पे मिलते हैं फिर। ठीक है? ठीक। क्या बात, सभी गायब ही हो गए? टारगेटेड एक्विजिशन समझ में आ गया था ना आपको कि टारगेटेड एक्विजिशन क्या होता है? नहीं? गौरव, शुभम को समझाओ कि टारगेटेड जो एक्विजिशन है वो क्या होता है, किस लिए यूज होता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो उसको। मैसेज टाइप कर रहे हो या मैं ही करूँ एक्सप्लेन दोबारा?
टारगेटेड एक्विजिशन क्या होता है? टारगेटेड, अब मान के चलो, चलो मैं एक वो करता हूँ। मान के चलो एक क्राइम हुआ है। इस क्राइम में मेरे को पता है कि जो मेरा एविडेंस है वो एक पीडीएफ फाइल है। इसमें, इस सिस्टम में एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इसमें जो पीडीएफ फाइल है, मेरे को सिर्फ उसी का डेटा है वो चाहिए। जो मेरे को पीडीएफ फाइल्स है वही चाहिए, क्योंकि अब ये सिस्टम है, ठीक है। इससे कोई क्राइम हुआ है, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, मान के चलो एक पीडीएफ फाइल बनाई थी और मैंने वो भेजी थी। अब मेरे को वही एक पीडीएफ फाइल को ही निकालना है, मेरे को नहीं चाहिए कोई और डेटा, चाहे वो इमेज फाइल हो या डॉक फाइल हो या कोई वीडियो हो, वो डेटा नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ पीडीएफ फाइल चाहिए। जो इस सिस्टम में पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं मेरे को वो चाहिए एनालाइज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी भी पीडीएफ फाइल्स होंगी उसको डंप करवा दूंगा और उसकी इमेज बना दूंगा, एक एक इमेज फाइल बन करके हमारे पास आ जाए। अब जो एक किसी प्रॉपर एक ही टाइप की अगर हमें डेटा चाहिए, जैसे कि इसमें मैं अकेली सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल निकाल रहा हूँ, पीडीएफ फाइल की इमेज बना रहा हूँ, तो वो होगी टारगेटेड एक्विजिशन, कि किस टारगेट करके मैंने सिर्फ एक ही टाइप का डेटा निकाला है, दूसरा कोई डेटा निकाला नहीं है उसमें से। समझ आया? क्लियर हुआ? क्योंकि जब हम लॉजिकल या फिजिकल करेंगे ना, अगर फिजिकल करेंगे तो जितना भी डेटा होगा, चाहे कोई डेटा हो, चाहे फाइल सिस्टम की फाइल्स हैं या कोई हमारे सिस्टम में जो हमने डिलीट किए हैं, डिलीटेड फाइल्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी होगा वो पूरा होगा। हाँ, उसमें सारा डेटा आ जाएगा, जितना डेटा उसमें चाहे स्लैक स्पेस में पड़ा है उसके, या कहीं पे भी अगर उसमें डेटा है तो वो सारा डेटा हमारे पास में आ जाएगा। लॉजिकल में क्या होगा, जो एक फोल्डर या कोई फाइल है हमने उसी के उसी को इमेज किया है। अब मान के चलो एक फोल्डर है, उसमें से मैंने कुछ डिलीट किया था, या उसमें से कुछ मान के चलो मिसिंग है, मैं अगर उस फोल्डर की फोल्डर को इमेज करवाता हूँ, उसकी इमेज फाइल बनाता हूँ, तो उसमें उस फोल्डर में जितने भी मैंने फाइल सेव की थी या उसमें फोल्डर क्रिएट किए थे, वो सारा का सारा सिर्फ उस फोल्डर के रिगार्डिंग डेटा बाहर आएगा, कोई और डेटा बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ वो फोल्डर का ही डेटा आएगा हमारे पास। और अब उसमें कोई भी फाइल हो सकती है, जेपीजी भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, जितना डेटा उसमें था। अगर कोई और पीडीएफ, अब कुछ पीडीएफ फाइल इसमें है, कुछ पीडीएफ फाइल मेरी किसी दूसरे, अब मान के चलो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, अगर एक चीज दिखाता हूँ मैं। अब मान के चलो एक कोई फाइल है, अब जैसे यहाँ पे मेरी पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल यहाँ पे भी है और मेरे डेस्कटॉप में भी है, जैसे ये पीडीएफ फाइल, ठीक है। लेकिन मैंने एक्विजिशन जो करवाई है, मैंने जो टारगेटेड एक्विजिशन की है, मतलब कि जो लॉजिकल एक्विजिशन की है, वो इस फोल्डर की है, म्यूजिक की। तो इसमें सिर्फ ये ही फाइल आएगी मेरी, और कोई फाइल बाहर निकल के आएगी। और जो इस म्यूजिक में से मैंने जो जो फाइल डिलीट की हैं वो निकल करके आएंगी। इसमें मिक्स डेटा होगा, वीडियो अगर मैंने स्टोर करवाई थी तो वीडियो भी आएगी, अगर इमेज फाइल मैंने कोई स्टोर करवाई थी तो इमेज भी आएगी, अगर कोई मैंने इसमें हमारी वीडियो फाइल इसमें डाली थी तो वीडियो फाइल भी निकल करके आएगी। लेकिन अगर मैं टारगेटेड एक्विजिशन का यूज करता हूं तो उसमें जितनी भी अगर मेरे को पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिर्फ पीडीएफ फाइल आएगी, पूरी की पूरी ड्राइव की, जितनी उस ड्राइव में जितनी भी पीडीएफ फाइल्स मैंने डाली थी, उसमें डिलीट की थी, वो सारी की सारी, जो भी उसमें किसी भी स्पेस में, चाहे वो स्लैक स्पेस में या किसी भी स्पेस में वो पड़ हो, वो सारी निकल करके मेरे पास सिर्फ पीडीएफ फाइल आएंगी और कोई फाइल नहीं निकल करके आएगी दूसरी। ना कोई जेपीजी फाइल निकल करके आएगी, ना कोई डॉक फाइल आएगी, ना कोई वीडियो MP4 फाइल आएगी।
जब मैं टारगेटेड एक्विजिशन करूंगा तो जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया है, जिस फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ उसी फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं वो निकल करके मेरे को बाहर मिलेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि टारगेटेड और लॉजिकल में क्या डिफरेंस है और टारगेटेड क्या होता है। फिर आता है लाइव एक्विजिशन। ये लाइव एक्विजिशन यहीं पे करेंगे, डेड और लाइव में। स्टैटिक और डेड आ गया, ये भी यहीं पे समझाता हूं मैं, दोनों में डिफरेंस के साथ। अब एक आता है रिमोट। अब रिमोट में क्या होता है? रिमोट में कोई बता सकता है कि रिमोट में क्या हो सकता है? शुभम, गौरव, यस सर। रिमोट में बता सकते हो कि क्या होगा, क्या हो सकता है? जैसे फिजिकल डिवाइस नहीं रहेगा, उसको रिमोट एक्सेस लेकर उस पर जो भी एनालाइज करना हो या डाटा को निकालना हो जो भी कर सकते हैं। कैसे, कहाँ यूज होगा? तो कोई सिनेरियो बता सकते हो कि किस सिनेरियो में यूज हो सकता है? जैसे वर्क फ्रॉम होम है जो वैसे में। इसमें तो वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है डिजिटल फॉरेंसिक में भाई। यस सर, वो मैंने बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे मैंने हाँ हाँ, इसमें एक मैं बताता हूँ। रिमोट एक्विजिशन क्या होता है? मान के चलो एक क्राइम सीन या कोई एक किसी क्राइम सीन से हम क्राइम सीन पे गए हैं, यहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है, वहां पर हम गए हैं। अब वहां पे कोई भी वहां पे जो टूल का स्पेशलिस्ट है, उस टूल का जो इमेजिंग टूल है हमारा, उसका कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है या कोई भी उसको चलाना नहीं जानता है। तो क्या होगा? जो हमारा जो हम हमारी टीम का कोई भी अगर फोरेंसिक इमेजिंग टूल का स्पेशलिस्ट किसी दूसरी जगह पे है, तो हम उसको रिमोट एक्सेस देंगे और उसी का यूज करके हम इसको जो उसकी इमेजिंग है वो करेंगे और इमेज फाइल बना करके उसको लैब में लेकर के आएंगे। अब इसमें क्या होता है? अब मान के चलो एक रेड कंडक्ट हुई है, जैसे सीबीआई की कोई की है या ईडी की, मान के चलते हैं एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, एक वो रेड कंडक्ट की है उसने। उसने क्या किया? अब जो जिस पे रेड कंडक्ट की है उसके मल्टीपल लोकेशंस पे हाइड आउट्स हैं, जहां पे उसने डेटा या जो उसने उसके जो भी मतलब कि जो हमें जो एविडेंस या जो भी हमें चाहिए, उसने जो भी पैसा छुपाया है या कुछ भी है, वो मल्टीपल लोकेशंस पे है। अब हमें वो मल्टीपल हाइड आउट्स का पता चला है, तो जो टीम्स है वो टीम अलग अलग उसमें बट करके, अब मान के चलो पांच अलग अलग जगह, पांच नहीं लगाते हम, यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो को आसान करते हैं, दो जगह पे है, दो हाइड आउट्स हमें पता है, तो उन हाइड आउट्स पे जाएगी। वहां पे क्या होगा? एक लोकेशन पे एक्सपर्ट जा रहा है, दूसरी लोकेशन पे कोई एक्सपर्ट नहीं है हमारे टीम में। हमारे पास जो एक्सपर्ट है वो एक ही है फॉरेंसिक इमेजिंग टूल का। अब उसको दोनों जगह काम करना पड़ेगा। अब दोनों जगह काम करना पड़ेगा, कैसे वो कैसे करेगा दोनों जगह काम? अब वो जहां पे है वहां पे तो फोरेंसिक इमेजिंग करेगा ही करेगा। अब दूसरी जगह इमेजिंग करने के लिए रिमोट एक्सेस का यूज करेगा। आपने एनीडेस्क का नाम सुना होगा शायद से, अगर यस वर्किंग सर। है, अगर कोई वर्किंग है तो उसने शायद से यूज भी किया होगा। यूज तो किया बट वर्किंग नहीं है सर, ये थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल टीम्स थोड़ा कम यूज करती हैं उसको, जो नॉन टेक्निकल टीम्स हैं वो यूज करती हैं। जैसे सेल्स टीम है, कोई सपोर्ट टीम है, तो वो एनीडेस्क का यूज करती हैं। तो इसमें क्या है, क्या क्या होता है? हम किसी को रिमोट एक्सेस देते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी उसको करना होता है, हम उसको पूरा एक्सेस देते हैं कि वो उसमें फ्री है उसको यूज करने के लिए। तो हमारे जो टूल्स होते हैं वो भी इसी टाइप से डिजाइन किए गए हैं कि उसको रिमोट एक्सेस दे पाए। तो जो हमारा एक्सपर्ट दूसरी लोकेशन पे गया था, वो जिस लोकेशन पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो वहां पे भी वर्क कर सकता है, वहां पे भी डेटा एक्विजिशन इमेजिंग कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्विजिशन हम यूज करेंगे वो होगी रिमोट एक्विजिशन। क्लियर है?
रिमोट एक्विजिशन। गौरव, क्लियर है? ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टैटिक और डेड एक्विजिशन पे और लाइव एक्विजिशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइव एक्विजिशन कब की जाती है? लाइव एक्विजिशन की जाती है जब हमारा जो डिवाइस है जो हमें मिला है वो ऑन कंडीशन में मिला है, पावर ऑन मिला है, उस टाइम पे हम लाइव एक्विजिशन करते हैं। लाइव एक्विजिशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? उसमें कौन सा डेटा हमें मिलता है? उसमें हमें डेटा मिलता है वॉलाटाइल। और वॉलाटाइल डेटा क्यों जरूरी होता है? मे बी मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता ही होगा। पता है ना वॉलेटाइल डेटा? गौरव, क्लियर है वॉलेटाइल डेटा? यार भाई, ऐसा क्यों करते हो यार? मैंने कितनी बार कितना समझाया यार पिछले थ्योरेटिकल में, वॉलेटाइल डेटा क्यों जरूरी होता है। उसमें भाई हमें हमारी जो इनक्रिप्शन कीज होती हैं वो मिलती हैं, हमारा जो वॉलेटाइल जो रैम का जो डेटा होता है वो मिलता है, उसमें उसने जो लेटेस्ट प्रोसेसेस चलाई हैं वो सब मिलती हैं। अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। उसमें हमें मेलिशियस प्रोसेसेस के बारे में, उसके नेटवर्क के जो प्रोसेस और सेशंस बने हैं उसके बारे में, वो सारी डिटेल्स हमें वॉलेटाइल डेटा में मिलेंगी। और उसमें जो हमारे क्रेडेंशियल्स जो हमें चाहिए होते हैं कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में, जो इंक्रिप्शन कीज और ये सब, वो हमें इसमें मिल जाती हैं। इसीलिए वो जरूरी हो जाता है इंक्रिप्शन के लिए। मेनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इसीलिए ही इंपॉर्टेंट होता है। वॉलाटाइल डेटा है, ये चीज दिमाग में घुसा लो अच्छे से। वॉलाटाइल डेटा जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि क्रूशियल डेटा है जो हमारी हेल्प करता है। क्योंकि डेड एक्विजिशन जो हमें दूसरा जो नॉन वोलाटाइल डेटा है वो हम कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, जब तक कि वो वाइप आउट नहीं हुआ है तब तक हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन वो नॉन वोलाटाइल डेटा है, वो अगर हमने पावर ऑफ अगर एक बार सिस्टम हो गया उसको एक्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेरी रहता है उसमें। क्लियर है गौरव? तो ये चीज ध्यान रखना, डेड एक्विजिशन की जाती है जब हमें पावर ऑफ कंडीशन में कोई सिस्टम मिला है, तो जब हम हमें उसकी वो करनी होती है एक्विजिशन। और रैम अगर हमें कोई लाइव मिला है तो लाइव की एक्विजिशन हम वहीं पे की जाती है, जिस जहां पे क्राइम सीन पे ही। ये वेट नहीं किया जाता कि हम उसको यहां पर लेकर के आएंगे। लॉग बनता है मतलब? किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप शुभम? जो भी सर यूज करते हैं उसका तो लॉग बनता है। आपने कभी लॉग रीड किया है? लॉग में कैसे क्या डेटा होता है? ये सर लॉग रीड तो किया है थोड़ा बहुत, उतना नहीं। क्या क्या डिटेल्स देता है एक लॉग? कुछ ऐड करो मैसेज भी देता है, जैसा सर लॉग जिस टाइप का चेक करो। मैसेजिंग लॉग भी होता है, यूजर लॉग्स। नहीं, लॉग्स में हमें डिटेल्स क्या मिलती है? अगर मान के चलो मैंने कोई वीडियो देखी है या मैंने कोई एक वो किया है, उसकी डिटेल मिलेगी उसमें? मेरे को नहीं। मेरे को सिर्फ यही मिलेगा कि मैंने कोई एक ये एक पर्टिकुलर नेम है, ये एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस मैंने रन किया और कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक रन किया। उसमें सिर्फ हमें लॉग्स में इतना ही मिलता है, लेकिन वो डेटा क्या था वो नहीं मिलता है कभी भी। प्रोसेस का नेम हमें उसमें मिल जाता है, कभी कभी हमें लोकेशन भी मिल जाती है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है जो हम इसमें देखते हैं हमारे रैम डेटा में जब हम अभी एक्विजिशन करेंगे ना, क्योंकि कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, कल से या तो परसों से
क्योंकि आज तो मेरे को लगता है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। हाँ, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही करना पड़ेगा, कल ही कंप्लीट होगा। तो मैं कल आपको एक्विजिशन करवा दूंगा कल। लेकिन शुभम, आप तो उस क्लास में थे ना, मेरे को लगता है, जिसमें मैंने एक एक्विजिशन करवाई थी, जब मेरे को छुट्टी पे जाना था उससे पहले मैंने एक्विजिशन करवाई थी। उस टाइम न्यू न्यू में फर्स्ट सेकंड ही क्लास में हो गया था, इसलिए कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं था। हाँ हाँ, तो वही है क्योंकि होता क्या है, लाइव जो हमारी रैम होती है, रैम में बहुत डेटा होता है। अब 16 जीबी का डेटा होता है हमारे पास। 16 जीबी के लॉग्स नहीं होते हैं। लॉग्स की फाइल होती है, वो कुछ केबीज में होती है। तो उसमें टेक्स्ट में हमें डेटा मिलता है, उसमें ज्यादा डेटा हमें मिलता नहीं है। उतना क्लैरिटी नहीं मिलती उसमें। हमें सिर्फ हम ये प्रूफ हम हमें सिर्फ वो इतना बताते हैं कि हमें किस टाइम, हमें टाइम स्टैम्प्स कुछ दे देता है वो लॉग्स जो होती हैं। समझ में आया? लॉग्स और रैम में यस बहुत सर। डिफरेंस, रैम के डेटा में और उसमें बहुत डिफरेंस होता है लॉग में। यस सर। जब हम विंडो फॉरेंसिक करेंगे तब हम लॉग्स को रीड करेंगे, जो हमारे डिफरेंट लॉग्स बनते हैं ना, लिनक्स में और विंडोज में। यस सर। अभी रैम तो हम अभी नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, क्योंकि कल तो हमारा होगा, क्योंकि 2 दिन तो हमारा यही चलेगा, इमेजिंग और ये सब एनालिसिस, क्योंकि ओके सर। 4-5 टूल हैं। नेक्स्ट वीक में रैम क्लियर हो जाएगा और आपका एंटी फॉरेंसिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइव और डेड में डिफरेंस क्लियर हो गया ना आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। यस सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने ये यहाँ पे नोट किया था, एक बार इसको रीड कर लो। इससे आपको पता चल जाएगा इनमें कौन सा डेटा है जो हमें मिलता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछो। फिर हम आज का सेशन, मैं सोच रहा हूँ, यहीं तक ही रखेंगे ज्यादा, फिर बाकी का कल ही करेंगे। वही सेम मैप। समझे ना? इसमें इसमें जो हमें लाइव डेटा और मिल हाँ, इसमें जो लाइव में हमें डेटा मिलता है, रैम का डेटा मिलता है, नेटवर्क के कनेक्शन मिलते हैं, जो रनिंग प्रोसेसेस हैं वो मिलता है। लॉग होता है बाद के लिए, कि बाद में देखते रहेंगे कि क्या हुआ था। लेकिन उसमें हमें कोई भी कीज या कुछ इस टाइप का नहीं मिलता है। सैम फाइल में हमें मिल जाता है, लेकिन जो उसमें है उसमें सिर्फ हमारे यूजर नेम और पासवर्ड मिलते हैं। इनक्रिप्शन कीज नहीं मिलती हैं उसमें। इनक्रिप्शन कीज के लिए हमें लाइव एक्विजिशन चाहिए। मैंने उसमें आपको उसमें इंट्रोडक्शन में और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि वोलेटाइल डेटा हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। यस सर। और इसमें भी बताया था, शायद से कल की क्लास में ही बताया था मैंने। यस सर, रोम रैम जो चल रहा था हाँ इसमें था। हाँ, रोम और रैम में। तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये इस टाइप से दिखती है हमारी रोम और रैम। ये एक्सटर्नल ड्राइव्स है हमारी, या इंटरनल भी होती है, और ये हमारी रैम होती है इस टाइप से। ठीक है, फिर बाकी का हम कल स्टार्ट करते हैं, आगे का। यहाँ तक तो क्लियर है ना? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी अपने पास टाइम है 10 मिनट का। नो सर।